नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास हिंदी कंपलसरी के विद्यार्थियों के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, तो उसमें हम पिछले वीडियो के अंदर भाषा और उपभाषा में क्या अंतर होता है और हिंदी की जो 5 उपभाषाएं होती हैं और उनकी 17 बोलियां होती है, उन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देख रखा तो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्याकरण क्या है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, लिपि किसे कहते हैं और लिपि के कितने भेद होते हैं, और हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है और वो किस लिपि से विकसित हुई है, इन तमाम प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले व्याकरण के बारे में। तो देखिएगा व्याकरण क्या है। अगर आपसे इस टाइप से कोई प्रश्न पूछे भाई व्याकरण क्या है, तो देखिएगा ये एक पुस्तक है। आप इसको ग्रंथ भी कह सकते हो, आप इसको शास्त्र भी कह सकते हो, आप इसको रचना या कोई कृति, ठीक है, इनमें से कोई भी एक शब्द कह सकते हो। अब ये कैसी पुस्तक है जिसके अंदर भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत लिखे रहते हैं। यानी किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत लिखे होते हैं। नियम एवं सिद्धांत लिखे होते हैं। अब सुनिएगा, ये परिभाषा समझ में आ जाएगी पूरी। यानी व्याकरण एक ग्रंथ है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत लिखे होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण एक पुस्तक है जिसमें किसी भी भाषा को जानने के नियम और सिद्धांत लिखे रहते हैं। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे व्याकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण के नाम से जाना जाता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है, वह रचना है, वह कृति है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत रहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही भाषा स्थिर होती है। यानी भाषा का जो लिखित रूप होता है वो व्याकरण सम्मत अधिक होता है और व्याकरण के माध्यम से ही, व्याकरण के नियम और सिद्धांतों के माध्यम से ही भाषा अपने स्थायित्व को प्राप्त करती है। यानी वह परिवर्तनशील नहीं होती है। तो उसका मेन कारण होता है कि उसे भाषा के नियम और सिद्धांतों से शुद्ध बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर यह है भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के अगर हम अंग की बात करें या फिर इकाइयों की बात करें, यानी इकाइयां क्या हैं, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि व्याकरण के मुख्य रूप से क्या होता है? एक वर्ण होता है, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो शब्द होता है, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। तो मुख्य रूप से अगर व्याकरण की इकाई या अंगों की बात करें तो वो 3 होते हैं। लेकिन यहां पर भी आपको ये चीज समझनी है बच्चों, एक तो होती है ध्वनि और एक होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। इसी तरह अगर हम शब्द की बात करें तो यहां पर क्या होता है? पद होता है। क्या चीज होती है? पद होती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के कितनी इकाइयां होती हैं, तो व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके। वर्ण किसको कहते हैं? भाषा की छोटी इकाई किस नाम से जानी जाती है? वर्ण। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वर्ण है। और भाषा की सबसे
छोटी सार्थक इकाई अगर बात करें तो वो शब्द है, और प्रधान इकाई कौन सी है? वाक्य है। प्रधान इकाई कौन सी है? वाक्य है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी जो ध्वनि होती हैं वो क्या होती हैं? मौखिक रूप में होती है। यानी वर्णों का जब मौखिक उच्चारण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्णों का मौखिक उच्चारण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और उस ध्वनि को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह बच्चों कि वर्णों का जो मौखिक उच्चारण है, यानी मौखिक उच्चारण की अगर हम बात करें तो किसकी? वर्णों का मौखिक उच्चारण क्या कहलाता है? ध्वनि। वर्णों का मौखिक उच्चारण ध्वनि कहलाता है। और जब ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? लिपिबद्ध कर दिया जाता है। तो ध्वनि का जो लिपिबद्ध रूप है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है। तो जैसे ए, आ, ई, ऐसे ये बोल रहे हैं, ये ध्वनि निकल रही है मुंह से, लेकिन इन ध्वनि को जब हम संकेत चिन्हों में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाने लग जाती है? संकेत चिन्हों में लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाने लग जाते हैं। क्या कहलाने लग जाते हैं? वर्ण। तो वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी वर्णों का मौखिक उच्चारण क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। और उस ध्वनि को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो देखिएगा, एक वर्ण जो है एक अक्षर भी हो सकता है। एक वर्ण जो है उसको हम अक्षर भी बोलते हैं, लेकिन एक जो अक्षर है वो वर्ण नहीं हो सकता। एक जो अक्षर है वो क्या नहीं हो सकता? वर्ण नहीं हो सकता। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, यहां पर ये पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे वर्ण, ध्वनि और अक्षर। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन में मिलेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसका उत्तर क्या रहेगा? वर्ण। क्या रहेगा? वर्ण। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, अगर मौखिक शब्द जुड़ा हुआ होगा तो उसका उत्तर होगा ध्वनि। क्या होगा? उसका उत्तर ध्वनि होगा। ठीक है, अक्षर जो है इसका उत्तर आपको नहीं बताना है, दोनों दिमाग में रखने हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो वो है ध्वनि। लेकिन जब वर्णों का श्वास के एक झटके से, एक आघात से ही जिनका उच्चारण किया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। और ये जो अक्षर होते हैं बच्चों इस तरह से होते हैं जैसे अंतिम वर्ण हलंत होता है। ठीक है, तो ये देखो आम, स्नान, यानी कि ये द्विअक्षर, ये त्रिअक्षर, ऐसे अक्षरों के रूप में चलते हैं ये। ठीक है, तो यहां पर ये अक्षर और ये क्या कहलाएंगे? वर्ण। क्या कहलाएंगे? ये वर्ण कहलाएंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर आप दिमाग में रखेंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों का मौखिक उच्चारण क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ठीक है, एक से अधिक वर्णों का जो समूह है जिसे एक श्वास के आघात से उच्चारित किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, कंपटीशन एग्जाम होते हैं तब ध्यान रखने हैं। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णों का मौखिक उच्चारण क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। जब वर्णों को, यानी कि जब ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है। अब देखिए, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। अब देखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं राम, घर, विद्यालय, ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। लेकिन जब इन शब्दों को एक व्याकरण की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है तो ये शब्द ही पद कहलाने लग जाते हैं। क्या कहलाने लग जाते हैं? शब्द ही पद कहलाने लग जाते हैं।
तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है यही बनेगा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। अगर भाषा के पूछें आपसे भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं, तो भाषा के अंदर भी आप लोग ये 5 इकाइयों के बारे में बात करेंगे, वर्ण, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ये क्या होगी, भाषा की इकाइयाँ। ठीक है, व्याकरण की इकाइयाँ अगर पूछें तो वर्ण, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ये होगी व्याकरण की इकाइयाँ। लेकिन संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखना, मुख्य रूप से कितनी होती है, 3 ही होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। और शब्द और पद में क्या अंतर होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। यानी जब वर्णों के समूह से, यानी वर्णों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और जब शब्दों को व्याकरण की एक इकाई के रूप में, व्याकरण की दृष्टि से जब उनको एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे हम बोलेंगे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो यहां पर राम कौन हो गया, कर्ता कारक हो गया, और विद्यालय क्या हो गया, यहां पर अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, और जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या कहलाने लग जाएंगे, पद कहलाने लग जाएंगे। यानी कि जब शब्दों को एक व्याकरण की इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या कहलाने लग जाते हैं, पद कहलाने लग जाते हैं। ठीक है, और विभिन्न पदों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। विभिन्न पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य की परिभाषा में यह ध्यान रखने ना, विभिन्न पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो ये तीनों चीज दिमाग में रखनी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, शब्द। भाषा की प्रधान इकाई क्या है, तो वाक्य। तो ये प्रधान इकाई, शब्द क्या है, सार्थक इकाई, और सबसे छोटी इकाई, ठीक है, इकाई, तो ये क्या है आपकी वर्ण। तो इस रूप में ये सब चीज ध्यान रखेंगे, एज इट इज लिख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न आपको तैयार करने, नोट कर लीजिएगा। फिर हम तीसरा जो टॉपिक है लिपि, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब लिपि क्या होती है बच्चों, किसी भी भाषा के लिखे हुए जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, या जो संकेत चिन्ह होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखे हुए जो संकेत चिन्ह होते हैं या प्रतीक चिन्ह होते हैं, अब जितनी भी ध्वनि हैं उन ध्वनियों के क्या बना लिया आपने, संकेत बना लिए। क्या बना लिए, संकेत बना लिए। तो उन संकेत चिन्हों को ही क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं लिपि के बारे में। तो भाषा के लिखे हुए संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, अब ये संकेत चिन्ह क्या होते हैं कि आपने बना लिया भाई ए बनाना है, ए ऐसे बनेगा, जैसे ये आकृति बनाई आपके सामने, आपने बोला ये ए है, मैंने जैसे ये आकृति बनाई ये क्या है, ए है, जैसे आपने बताया ये कौन सी आकृति है, कै है। तो ये जो संकेत चिन्ह है, ये संकेत चिन्ह है, इनको ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, हर भाषा की अपनी क्या होती है, एक लिपि होती है। अगर हम बात करें कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी गई है, तो वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। लेकिन मूल रूप में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर 2 तरह की लिपियाँ थी भारत के अंदर। एक ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। और दूसरी लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर की जो लिपि है बच्चों वह है खरोष्टी लिपि। कौन सी है, खरोष्टी लिपि। यानी प्राचीन समय में 2 लिपियां थी,
ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। अगर वैसे हम बात करें तो तीसरी भी एक लिपि होती है अरामेइक लिपि, उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अरामेइक लिपि, तीसरी लिपि कौन सी होती है? अरामेइक लिपि, ठीक है। लेकिन दो लिपियां ध्यान रख लेना, ये जो ब्राह्मी लिपि होती है ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से और दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे मैं ये बाएं से शुरू करता हूं तो ये उल्टा आता है, ये सीधा आता है। बाएं से दाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि है वो क्या कहलाती है? ब्राह्मी लिपि कहलाती है। और जो लिपि दाएं से, यानी जो लिपि दाएं से और बाएं ओर लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खरोष्टी लिपि। जैसे उर्दू लिखते हैं तो अपन ये लिखते हैं ना अलिफ बे पे, इस तरह से उल्टे क्रम में चलती है, तो वो खरोष्टी लिपि होती है। लेकिन अपन यहाँ पर जब लिखते हैं ए आ, तो ये इस तरह से क्रम में चल रही है। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि किसी भी भाषा के अंदर उसके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं या उसके जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उनको संकेत चिन्हों के रूप में लिख लिया जाता है। उन संकेत चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहते हैं। हमारे भारत देश में प्राचीन समय में कितनी तरह की लिपियां थी? दो तरह की लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, दोनों तरह की लिपियां थी। अब हम बात करते हैं कि हमारी ये जो देवनागरी लिपि है ये किस लिपि से विकसित हुई है? तो ये ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। तो देखिएगा देवनागरी लिपि किन किन भाषाओं की लिपि है? संस्कृत के अंदर जो लिपि है वो भी देवनागरी है, हिंदी की जो लिपि है वो भी क्या है? देवनागरी लिपि है। अगर हम नेपाली की बात करें, ठीक है, मराठी की बात करें और कोंकणी, इन सभी भाषाओं की जो लिपि है बच्चों वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी है वो? देवनागरी लिपि है। ऐसे ही अगर हम बात करें रोमन लिपि, कौन सी है? तो रोमन लिपि किसकी भाषा की है? अंग्रेजी की है। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है? रोमन। ऐसे जो पंजाबी भाषा है तो उसकी है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। किसकी है? पंजाबी की है, ठीक है। और फारसी लिपि, कौन सी लिपि है? फारसी लिपि, ये किसकी है? उर्दू की है। तो ये कुछ भाषाएं हैं और ये उनकी लिपियां हैं, ठीक है। लेकिन ये जो उर्दू की बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कहाँ से विकसित हुई है? ये खरोष्टी से लिपि से विकसित हुई है ये, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो ये ध्यान रख लेना कि जो फारसी लिपि है वो कहाँ से विकसित हुई है? वो खरोष्टी लिपि से विकसित हुई है। तो एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि हमारी जो देवनागरी लिपि है किस प्राचीन लिपि से विकसित हुई है? तो आपने ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है देवनागरी लिपि। तो इसमें छोटे प्रश्न आएंगे, बड़े आराम से आप बता देंगे। लिपि किसे कहते हैं? संकेत चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्राचीन समय में कितनी लिपियां थी? दो तरह की लिपि थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि से विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तो यहां ये टॉपिक हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से दोनों वीडियो देखिएगा क्रम से और पूरे ढंग से चीजों को समझते हुए चलिएगा। अब हम जो आगे के आपके टॉपिक बच रहे हैं बच्चों, जैसे अपठित गद्यांश और पद्यांश को करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बताने वाला हूं। साथ ही आपके करियर को लेकर के मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो करियर काउंसलिंग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बनने शुरू होंगे, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा कि आप कॉमर्स में हो या फिर आप साइंस में हो या आर्ट्स में हो, तो आपको एक गाइडेंस मिलेगी आफ्टर 12th हम क्या करें। एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है हमारे सामने कि हम अपने कैरियर का चुनाव कैसे करें, कैसे हम अपने कैरियर को एक दिशा दे सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, कैसी तैयारी करें, ठीक है। तो और इसी तरह से आप जुड़े रहिए, विश्वास बना करके पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।